के आना। चलो मेरा क्वेश्चन है कशिश मैडम से। क्वेश्चन है थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस कौन कौन सी थी? थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस कौन कौन सी थी? तू जाने ना, इसलिए गाना चलाया था मैंने ये, मिल के भी। यही तो गेम है, सब मिक्स हो जाता है यहाँ पे। तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना। सेल्फ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फैमिलियरिटी, और एक और था जिसमें मार सकते हैं पीट सकते हैं, मैंने बोला। और एडवोकेसी, याद है? याद दिलाने से याद आए हैं आपको। विजिबिलिटी क्या था? दो तरह की इंडिपेंडेंस, इसी में ही था विजिबिलिटी में, कि जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो विजिबल भी होनी चाहिए। जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो विजिबल भी होनी चाहिए। इट मींस इंडिपेंडेंस आपके माइंड में भी होनी चाहिए और अपेयरेंस में भी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस पता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा सार्थक से, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। मैंने बोला था ये सब आपकी बात हो रही है, बताएं। दो, पहले दो तरह से। हाँ, बाल खड़े होने चाहिए, नाइकी के शूज होने चाहिए, ओवरसाइज टी शर्ट होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, हाथ में एक लॉकेट होना चाहिए। ये सब था क्या? बाकी बच्चे खोल के देखेंगे जरा, नोट्स की बात करिए मैंने। भैया दो तरह की क्वालिटी होती है, पर्सनल और टेक्निकल। पर्सनल मैंने बोला था वो तो सबके अंदर आ जाएगी जब तक आप सीए बन जाओगे। कौन कौन सी थी पर्सनल में? टैक्टिक होना चाहिए। टैक्टिक का मतलब क्या था? एडवर्स सिनारियो में भी पॉजिटिव सोच पाए। और पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए, अच्छा गुड टेम्पर्ड होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, फर्मनेस होनी चाहिए। भाई कुछ तो बोलना था। और चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख सके, इंटीग्रिटी मेंटेन कर सके, ऑब्जेक्टिविटी वाला बंदा हो, इंडिपेंडेंस हो। और टेक्निकल में नॉलेज 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 नॉलेज। टेक्निकल में नॉलेज 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 नॉलेज, जितनी भी आपको नॉलेज है वो सब लिख देना। अगला, अगला क्वेश्चन है मेरा रसिका से, देखना अभी। अगला क्वेश्चन है रसिका से, इसके बस की नहीं है लेकिन। एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी, देखा? रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। अरे पहले था क्या ये तो बताओ, है क्या चीज, बात क्या हो रही है? एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अपन ने पढ़ा था। उसमें क्या क्या पढ़ा था कि क्वालिटी कंट्रोल करने का मकसद क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो दो ऑब्जेक्टिव थे उसमें, मैंने मार्क कराए थे आपको, याद है नहीं याद है? खोलो। दो चीज थी, कंप्लायंस का इंश्योर करना और कि रिपोर्ट्स जो है वो अप्रोप्रिएट है। ये दो चीज थी। फिर इसके बाद क्या था? नहीं खोल रहा मैं ना, टाइम जाएगा।
हाँ, अरे बेटा ये वहां डालना होता है। सुनो बेटा, इस चैप्टर को मोर और लेस हम खत्म कर चुके हैं, है ना, लेकिन इसमें से कुछ प्रोनाउंसमेंट का पार्ट रह गया था। ब्लिंक कर रहा है वहां पे नीचे काम, इसमें बेटा कुछ प्रोनाउंसमेंट का पार्ट रह गया था। प्रोनाउंसमेंट बोले तो फॉर्मल अनाउंसमेंट या फिर कोई भी ऐसे गाइडेंस नोट स्टेटमेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर करे हैं, सर्कुलेट करे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें बेटा जो दो चीजें पढ़नी है, हमारे चैप्टर का नाम क्या था बताना, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था बताना। और देखो, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात जो है हमारा कौन करता है, एसए 200। तो हम आज एसए पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एसए। हम आज जो पढ़ेंगे वो है दो एसए, एसए 200 एंड 210। कौन कौन सा, एसए 200 और 210। बहुत इजी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर 1 ही चल रहा है। आपको कैसा लगेगा कि चैप्टर 1 ही चल रहा है। देखो जैसे पहली बात सुन लेना, एसए का नाम हमेशा तमीज से लिखोगे आप। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये नाम है। कैसा लगा, मुत्तुस्वामी चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना। लेकिन ब्लिंक हो रहा है बार बार, खराब हो जाएगी। फोन चाहिए, वीडियो कॉल आई है। तुम 1 मिनट आ जाओ। सुनो, पहला पॉइंट क्या कहता है इसका बेटा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए क्या लिख दिया हमने, रेफर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप बताना क्या होता है, ये मैंने सार्थक से पिछली क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था। जो भी आपने रिपोर्ट दी है वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको देख के देनी होती है ना। चले आगे, चलो अब हमें ये पढ़ना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 200 क्या क्या है। यानी एसए 200 आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करने के लिए बोलता है। एसए क्यों बनाया गया होगा, आप सोचो जरा। यानी जो भी काम कर रहा है वो एक किसी स्टैंडर्ड से करे। कोई ये ना करे कि भैया मैंने ऐसे करा और मैं दूसरे तरीके से कर लूंगा। जैसे दूध बेचने वाला, कोई कैसे बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है, उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। लेकिन आप बड़े लेवल पे जाओगे, आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट से पूरी सोसाइटी अफेक्ट होने पर लगेगी, तो उस केस में आपको भी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमारा काम है, हमारा काम बेटा बोलता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। चलें, तो पहले ऑब्जेक्टिव समझाया है इसने, और कह रहा है एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। कह रहा है कि जो ऑडिट करोगे वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से करोगे। तो आपको फॉलो क्या क्या करने को बोलता है ये, वो इसके अंदर है, ठीक। पहला देख लो, कह रहा है कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर या बाय द ऑडिटर, लिख लेना यहाँ पे। आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। और आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो ऑडिट के लिए जरूरी है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। इन चारों चीजों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एस से 200 में बस ये चार चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। डन, चलें। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको आता है, देखो, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट देख लिया आपने, ए पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। ये 4 पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
आपके दिमाग में भी छप गए होंगे चारों पॉइंट। पहला क्या है बताना, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, दूसरा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तीसरा है प्रोफेशनल जजमेंट, चौथा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डन। ये चारों चीजें हमें करनी है जब हम ऑडिट करेंगे। तो कह रहे हैं पहला कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या ये हमने पढ़ लिया। देखो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है और इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है अपने को। क्या क्या फॉलो करना है, कोड ऑफ एथिक्स और इंडिपेंडेंस। पढ़ चुके हैं कोड ऑफ एथिक्स, उसमें क्या क्या था, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसको हमने क्या नाम दिया था मेरे बच्चे, तो एथिक अपने कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से कॉपी बना लोगे, है ना। चलो आगे, इंडिपेंडेंस में हमने देखा था इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसका मतलब सबको पता है कि माइंड में तो दिखनी रखनी है इंडिपेंडेंस, लेकिन वो सामने वाले को दिखनी भी चाहिए। चले आगे, हो गया कंप्लायंस ऑफ, क्या हो गया हमारा, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। अगला आ रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें क्या फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें लगाना है। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है, मेरे को बताइए। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है बताइए। या यही मैं सोच रहा था। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चनिंग माइंड। यानी आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तू कैश में क्यों खरीद के लाया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, कुछ तो घपला है, कुछ तो घपला है। यानी आपको किसी भी चीज को क्लियर तरीके से तो देखना ही देखना है, लेकिन आपको एक माइंड के कोने में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप कोई भी चीज का ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये देख के करना है यहाँ पे कुछ हो सकता है। देखो ऑडिट को ना आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो उन सीआईएसएफ वालों से जो मेट्रो में आपकी चेकिंग करते हैं, वो भी ऑडिट है एक तरह का। अब देखना किसी की जेब अगर मोटी हो रही है, वहां पे उनका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म काम करना चाहिए, है ना। हो सकता है उसमें बम हो, अरे हो सकता है कोई वेपन हो, तो वहां पे वो रोक के आपको रोकेगा, आपको रोक के प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। आ रहा है समझ में। मान लो कोई लड़की है, उसने कुछ छुपका रखा है यहाँ पे, जेब मोटी हो रही है, भाई क्यों मोटी हो रही है, तो वहाँ पे गर्ल्स मतलब लेडीज गार्ड भी होते हैं, तो वो आपको चेक करेंगे और वहाँ पे उनको क्वेश्चनिंग माइंड होना जरूरी है। क्या उन्हें जाने देना चाहिए, हाँ। हो सकता है कोई बम लेके जा रही हो लड़की, अरे नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो भैया ऐसे ही ऑडिट में जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि सस्पिशन रेज हो सकता है, वहां पे आप उनको रोक दोगे और अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाओगे, जिसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड। आया या नहीं आया, पढ़ के देखे। वैसे मैं डिटेल में भी कुछ लाया हूँ आपके लिए, मैं अभी व्हाट्सएप करूंगा आपको, आ जाओ। पहले यहाँ से देखते हैं, मैं इसलिए लाया था किसी को यहाँ से समझना है तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आ जाओ। An attitude of questioning mind, being alert to the condition that may indicate the possible misstatement। क्या ये रिलेट हो रहा है मेरे एग्जांपल से, मेट्रो वाले। अगर आप रियल लाइफ में देखो जो उसका काम है और आप ऑडिटर हो, आपका मिस स्टेटमेंट कहाँ पे दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसको मिस स्टेटमेंट कहाँ दिखेगा, बम हो सकता है, वेपन्स हो सकता है सामने, ठीक है। चलो आया इतना, क्या था, condition that may indicate the possible misstatement due to error or fraud or and includes critical assessment of audit evidence। तो आपने जो जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे हैं उनका असेसमेंट कैसा करोगे, क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करोगे। जो भी आपने ऑडिट एविडेंस एक्वायर करे हैं, लेट सपोज आपने लोन के पेपर ले लिए, लोन के पेपर ले लिए, अब आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि जो लोन लिया गया है क्या वो प्रॉपर यूज हो रहा है। हो सकता है लोन आपने कंपनी के नाम पे उठाया और घर में आप मर्सिडीज खरीद रहे हो उससे, लेकिन लोन उठाया था कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, तो ये क्या हो गया, मिस यूटिलाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया। आपको पता है कि लोन आप जिसके लिए ले रहे हैं उस पर्पस के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और बाद में पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो भैया आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट होता है। क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है। आप फ्यूचर में जब बड़े सीए बन जाओगे तो फॉरेंसिक ऑडिट करोगे। फॉरेंसिक ऑडिट में लोन की जांच पड़ताल होती है,
जैसे आपने सुना होगा मालिया साहब के बारे में, 900 करोड़ उठाए और चले गए। अब जो 900 करोड़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज हुए, किस पर्पस के लिए लिए गए थे, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुए, वो कौन चेक करेगा? फॉरेंसिक ऑडिटर। वो तब फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट होता है जब किसी का मैटर इन्वेस्टिगेशन में जाता है। आया आपको समझ? चलें आगे। देखो, ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है रिस्क को। किस किस चीज के रिस्क को? देखो, ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। समझ में आया? ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जैसे वो लड़की अगर कुछ चीज ऐसे लेके आती जो अपरेंटली दिख रहा है कि कुछ है उसके पास, और वो बिना उसके पार हो जाती, अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगाते तो बताओ वो प्रॉपर चेकिंग में आती? नहीं आती। हम तो कहते ये भी नॉर्मल है, ऐसे पेट निकला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो ओवरलुकिंग जो हो रही है अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की, वो हमारी खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चलें। नींद आ रही है। ओवर जनरलाइजिंग, ओवर जनरलाइजिंग ये क्या होता है? हर चीजों को हम एक तरह से नहीं नापेंगे, हर चीजों को एक तरीके से नहीं नापेंगे। हर किसी को तुम बोल रहे हो ये तो जनरल आइटम है, ये तो जनरल आइटम है, ये तो जनरल आइटम है, हाँ, तो ऐसे आप नहीं मापोगे, है ना? मान लो, अरे कसाब जब आया था इंडिया में तो कहीं तो वो घूम रहा था, कहीं तो घूम रहा था। अगर वो मान लो टाइम से पहले पकड़ लिया जाता तो इतने सारे लोग मरते? नहीं मरते। तो यही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। अगर आप टाइम से पहले पकड़ लोगे, आपको लगेगा ये बंदा जनरल नहीं है, इसे रोको, इसकी तलाशी लो, इसके पहले हाथ पैर बांधो साले के, है ना? यही करना चाहिए था। क्या पता नहीं है कसाब? देखी नहीं क्या मूवी? वो तो बहुत सारी सीरीज भी आ गई उसके ऊपर। ताज होटल में हमला हुआ था, दर 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 दर। ताज होटल में हमला हुआ था, वो सीधा मेन गेट से घुस के उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। और एक पोस्ट ऑफिस में भी उन्होंने हमला करा था एट द सेम टाइम। वो दो टुकड़ियों में बट गए थे और हर जगह उन्होंने जाके हमला करा था। इसके ऊपर सीरीज भी है, देख लेना, मूवी भी है। नाना पाटेकर की कोई मूवी है, 26/11 है ना? 26/11 नाना पाटेकर की मूवी है। नाना पाटेकर साहब है उसमें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन आप नहीं लोगे जब आप बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाओगे। सही है? आया समझ में? आपको यहां से समझ में आ गया, इसलिए जो डिटेल वाली स्टडी है वो मैं आपको भेज दूंगा, वो आप घर से पढ़ना। उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और डिटेल में है, मैंने वो निकाला था। अगर इससे समझ में नहीं आएगा तब उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया। चले आगे, पक्का? अभी आप घूमोगे लेकिन। अब आ रहा है प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, पहले इसको पढ़ा देता हूं, कोई ये मत पूछना मुझसे कि उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि पहले पढ़ तो लो। सही है? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? सर आपने बोला मुझसे मत पूछना, आप हमसे पूछ रहे हो। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है बताइए? देखो, स्केप्टिसिज्म तो क्वेश्चनिंग माइंड है, जजमेंट क्या है? वो बंदा रुका, अब उसको अपन एग्जामिन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें अपना दिमाग लगाना है, कुछ उसने जूते में भी छुपाया हो सकता है। अरे मेरा क्या काम है? मैं सीआईएफ का बंदा हूं, मैं ट्रेंड हूं इस चीज में, तो मेरा क्या काम है? मेरे को अपनी जजमेंट लगानी है कि कुछ इसने कहीं और भी छुपाया हो सकता है कि इसके पास कुछ ना हो, इसके साथी के पास कुछ हो। ये क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट है, जो कि किससे आती है? आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्किल से। आया नहीं आया समझ में? देखो अब पढ़ के देखो। स्केप्टिसिज्म तो क्वेश्चनिंग माइंड है, जजमेंट ये है कि कोई आपको चीज मिली, कुछ घपला मिला, अब उसके साथ आप कैसे डील करोगे? आपको उसे छोड़ना नहीं है। समझ में आया? जैसे मैं बता देता हूँ एक और एग्जांपल। अभी आपने अतीक अहमद वाला केस देखा होगा, गोली लगी, सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था, गोली लगी, सारे पुलिस वाले कहाँ थे?
किसी ने अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाया ही नहीं, है ना, सब दूर थे। अब वो नहीं पता वो प्लान था क्या नहीं था, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे अपन, है ना। तो लेकिन वहां आप बोलोगे कि प्रोफेशनल जजमेंट लग सकती थी, उसे रोक सकते थे, पीछे से आप भी तो फायरिंग कर सकते थे, जब धुआंधार फायरिंग हो रही है तो आप भी तो पैर में गोली मार सकते थे। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन आपको पता ही है गेम सारा। चलो, न्यूज़ तो आप देखते नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा वैसे। आया समझ में? आ जाओ देखो, एप्लीकेशन, प्लीज इधर, एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, ethical standards in making informed decision that are appropriate in the circumstances। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ? एप्लीकेशन करना किसका? रेलिवेंट ट्रेनिंग का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। जैसे बताइए, आप ना एक पावर जनरेटिंग कंपनी में गए, वो डेप्रिसिएशन लगा रही थी लेकिन डब्ल्यूडीवी से लगा रही थी, लेकिन डब्ल्यूडीवी से लगा रही थी, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है कि उनको क्या फॉलो करना है? एसएलएम। तो अब आपकी नॉलेज काम करेगी वहां पे, आप क्या बोलोगे? भाई साहब यहाँ डब्ल्यूडीवी मत लगाओ, यहाँ एसएलएम लगेगा, और डब्ल्यूडीवी लगा रहे हो तो उसका रीजन बताओ, क्या फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप? जब हमारे इनकम टैक्स ने भी बोल रखा है एसएलएम लगाना है, और प्रैक्टिकली एसएलएम लगता भी है, लेकिन एक कंपनी बोल रही है मैं डब्ल्यूडीवी लगाऊंगी, तो वहां पे आपका प्रोफेशनल जजमेंट काम करेगा? हाँ, अगर नहीं कर रहा तो ये बोला जाएगा आपने प्रोफेशनल जजमेंट से काम नहीं लिया। सही है, आपने प्रोफेशनल जजमेंट से काम नहीं लिया, ये माना जाएगा। डन? आ रहा है? यानी आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा। आपको स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से भी काम लेना है, और आपको उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट भी लगानी है। डन? चले, चलो। पहले क्वेश्चनिंग माइंड होगा, फिर उस पर क्या जजमेंट आप ले रहे हो, उसको, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को डील कैसे कर रहे हो, वो प्रोफेशनल जजमेंट है आपका। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, कह रहा है ऑडिटर शैल एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, एंड हटा दो, है ना। कह रहा है प्रोफेशनल जजमेंट इज टू बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट एंड टू बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। हाँ, आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, दूसरी चीज आपको बताता हूं, आपके साथ मान लो कि बैंक से कोई फ्रॉड हो गया। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। अभी घंटी बजी ना मेरे फोन में, वो बैंक की घंटी थी, उससे मेरे को स्ट्राइक हुआ वो। तो आपके साथ कोई बैंक में फ्रॉड हो गया, ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है, फ्रॉड होने के बाद मान लो आप यहाँ क्लास में बैठे थे, कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आप क्लास में बैठे थे, आपके एटीएम से 50,000 रुपए निकल गए, और एटीएम आपके हाथ में है, और एटीएम आपके हाथ में है। अब अब आप मेरे को बताओ, आप क्या जजमेंट लोगे? काम तो हो गया, अब आपको एक जजमेंट लेनी है, आपको कुछ करना है उसके रिस्पेक्ट में, आप क्या करोगे? अब ये क्या करोगे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर नॉलेज। कोई, अरे कोई अनपढ़ बंदा होगा, वो क्या करेगा? भाई को जाके बताएगा, वो सीधा बैंक थोड़ी ना जाएगा। लेकिन आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, तो बीइंग ए ऑडिटर, जब आप किसी चीज को पकड़ोगे, आप क्या करोगे, उससे रिलेट करना है इसको। तो बीइंग ए बंदा जिसके साथ एक फ्रॉड हुआ, पढ़ा लिखा बंदा, आप क्या करोगे? आपको पता है ये गाइडलाइंस है बैंक की कि आपको 3 दिन में बताना है, यू हैव टू रिपोर्ट। कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, यू हैव टू रिपोर्ट इन 3 days। उसके बाद बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अगर आपने 3 दिन में नहीं बताया तो, ठीक है। 3 दिन में आपको जाके बताना पड़ेगा, तो आप नॉलेजेबल बंदे हो तो आप जाके 3 दिन में बताओगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह का प्रोफेशनल जजमेंट। आ रहा है या नहीं आ रहा? 3 दिन बाद भी आपने बता दिया, और अब मैं आपको रूल बता रहा हूं, कुछ कभी हो जाएगा तो ये काम आएंगे आपके। और अब बैंक कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपने बता भी दिया, बैंक एक्शन भी नहीं ले रहा, तो भैया एक दूसरा उपाय है इसका, कि अगर आपने बैंक में कोई भी शिकायत करी है और वो 30 दिन में रिजॉल्व नहीं हुई, कितने दिन में? 30 दिन में, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप 30 दिन बाद कहां जाओगे? नेट से खोलोगे, आरबीआई का ऑप्डमस करके कोई पोर्टल है, उस पर आप जाके
रिपोर्ट कर सकते हो। तो किसी के साथ भी फ्रॉड होगा तो 3 दिन में आपको वहां बताना है, और उसके बाद अगर 30 दिन में बैंक रिजॉल्व करके, यानी आपका पैसा वापस नहीं आया, रेजोल्यूशन का मतलब तो यही है। अरे रेजोल्यूशन का मतलब तो यही है, आपका पैसा वापस नहीं आया। अगर पैसा वापस नहीं आया तो 30 दिन बाद आरबीआई में कंप्लेंट कर देना। डन। तो ये अब आप ऐसा कर पाओगे, क्यों? आपको मैंने नॉलेज दे दी। लेकिन जो बाहर आम आदमी है जिसको कुछ पता नहीं है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो भी प्रोफेशनल जजमेंट है, इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। आ गया? आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है स्केप्टिसिज्म और जजमेंट में? बच्चों को यही समझ नहीं आता, वो दोनों को सेम लिखते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो आगे चलें, देख लो अब। कह रहा है एग्जाम्पल वेयर द प्रोफेशनल जजमेंट टू बी यूज, जैसे डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। कहां पे आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज हो सकता है? ये डिटरमाइन करने में, मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क। मटेरियलिटी का मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं। आप ना एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसका 10,000 करोड़ टर्नओवर है। कितना? 10,000 करोड़। और वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बड़ी बड़ी हो रही है। तो वहां पे 1 लाख की कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, 1 लाख की या 1,000 की कोई ट्रांजैक्शन, नहीं सॉरी 10,000 की कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। क्या ये मटीरियल है? नहीं, क्योंकि करोड़ों का काम चल रहा है वहां पे। तो यार ये तो अगर तू राउंड ऑफ में करेगा ना, जब अपनी बैलेंस शीट को, आजकल पता है बैलेंस शीट आपको राउंड ऑफ में देनी है? नहीं पता आपको? आजकल जो बैलेंस शीट फाइल हो रही है वो राउंड ऑफ में देनी है आपको, आपको थाउजेंड्स में देनी है। हाँ, मतलब 3 जीरो पीछे की उड़ानी है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी फिगर हो जाती थी, देखने में दिक्कत होती थी, इसलिए 3 जीरो उड़वा दी। ठीक, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और वहां पे सारी ट्रांजैक्शन करोड़ों की हो रही है, तो 1 लाख की ट्रांजैक्शन को आप कैसे ट्रांजैक्शन बोलोगे? छोटी सी, तुच्छ सी, विच इज नॉट मटेरियल। लेकिन अगर आप ऑडिट कर रहे हो 10 लाख की किसी कंपनी का जिसका टर्नओवर ही 10 लाख है, अब बताओ 1 लाख वहां पे मटेरियल होगा या नहीं होगा? अब वहां पे 1 लाख मटेरियल है, वहां पे 1 लाख मटेरियल है। ठीक है? ऐसे ही बेटा, सुनो सुनो, ऐसे ही बेटा, ये तो रही अमाउंट की बात। अमाउंट से भी मटेरियलिटी चेक होती है, कंसेप्ट से भी मटेरियलिटी चेक होती है। जैसे मैंने अभी बात करी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, वहां पे अगर एसएलएम नहीं लग रहा और डब्ल्यूडीबी लग रहा है, तो ये मटेरियल एस्पेक्ट है या नहीं है? है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, उसके ऊपर ऑप्शन है, वो दोनों लगा सकता है। उसके पास ऑप्शन है, कोई छोटी सी फर्म है उसके पास ऑप्शन है, वो दोनों लगा सकता है। कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके पास ऑप्शन है, दोनों लगा सकता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? डन। तो उसके आप कंसेप्ट के हिसाब से एंटिटी को मैच करोगे, यानी उस एंटिटी के ऊपर क्या क्या चीजें लग रही है और क्या मटेरियल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट हो सकता है और क्या मटेरियल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या वॉल्यूम हो सकता है। डन। तो ये कैसे चेक होगा बताना? आपके प्रोफेशनल जजमेंट से। तभी आप देख पाओगे। आप में कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको लोग क्या मटेरियल क्या है मटेरियल, सब इमटेरियल। आप बोलोगे कुछ मटेरियल नहीं है भैया, साइन करवाओ हमसे, ठप्पा लगवाइए। नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है तो क्या मटेरियल क्या है मटेरियल? आ रहा है नहीं आ रहा? ऑडिट रिस्क आप समझ ही गए। हाँ, ज्यादा वहां पे ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा वहां पे ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है? रिलेटेड पार्टी। वो भैया कुछ मान लो सिविल का काम करते हैं और कंपनी है सिविल की, और सारा नीचे जितने भी सब कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे रिलेटिव्स को दिए हुए हैं, सारे रिलेटिव्स को दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना, कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। यहाँ पे हम बड़ा सोचेंगे, है ना, हम प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे। डन। यहाँ पे पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। पैसा तो आ गया, है ना। अब उसमें हमने अपने रिश्तेदारों को काम दे दिया, नीचे सब कॉन्ट्रैक्ट। अब पैसा जा कहाँ रहा है? अरे काम दिया है तो पैसा भी चार्ज करेंगे सामने वाले। काम था 1,000 रुपए का, चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपए, बिल बन रहा है 1 लाख रुपए का। मजा नहीं आ रहा सुन के मैडम ना? आप ऐसे सोचो कि 1,000 के काम के कोई आपको 1 लाख दे दे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है? रिस्ट्रिक्शन है ना? ना, उसमें ये भी लिखा है कि अगर काम कर रहे हो तो आर्म लेंथ प्राइस पे काम हो सकता है। पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते मतलब?
शेयर्स नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट करा है वर्क। शेयर्स तो पब्लिक का है, पब्लिक के पास है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और अब कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, वहां पे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो काम दिया अपने घर वालों को ही सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कोई बिजली का काम करता था, कोई फर्नीचर का काम करता था, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, कोई लोहे का, सबको काम दे दिया। और वहां पे वो सामने वाले चार्ज क्या कर रहे हैं, हम मैंने बोल दिया भाई तो बिल बना के भेज दियो, मैं पास कर दूंगा। वो काम है 1000 रुपए का, बिल आ रहा है 1 लाख रुपए का, यहाँ से पास हो रहा है 1 लाख रुपए उनको जा रहे हैं। पैसा किसका फूक रहा है वहां पे, किसका पैसा बर्न हो रहा है, शेयर होल्डर का। तो वहां पे गलती हो रही है नहीं हो रही, फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहां पे ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगा के आप अपने ऑडिट के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। मटेरियलिटी को आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कहाँ पे किस चीज को आपको मटेरियल मांगना है, किस चीज को आपको मटेरियल नहीं मानना है। आप अपने जूनियर को भेजोगे ना, आप बोलोगे कि 5000 की ट्रांजेक्शन हो बेटा छोड़ दियो, या उसकी सैम्पलिंग कर लियो, उसे डिटेल में एग्जामिन मत करियो। तेरे को डिटेल में एग्जामिन बस वो करनी है जो 20-20 लाख की एंट्रियां हो। आ रहा है या नहीं आ रहा, काम करने का ये तरीका है। चले चलो, डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो आपका प्रोफेशनल जजमेंट ही तो काम आएगा। अगर आपको मान लो कोई काम मिलेगा, अगर मैंने कोई काम अंजलि को दिया, कोई काम कशिश को दिया, कोई काम रसिका को दिया, तो सब अपने अपने ढंग से करेंगे। तो यानी आपका अपना प्रोफेशनल जजमेंट काम आएगा काम करने में। तो आप डिटरमाइन करोगे कि क्या किस तरह का नेचर होगा, किस तरह की टाइमिंग होगी, किस तरह का एक्सटेंट होगा मेरे ऑडिट प्रोसीजर का। इजी है नहीं है, इजी है नहीं है। तो प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पे काम आता है बताइएगा आप। डिटरमाइन करने के लिए मटेरियलिटी, रिड्यूस करने के लिए मेरे ऑडिट रिस्क को, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या मेरे ऑडिट करने का तरीका होगा, क्या क्या टाइमिंग होगी, क्या एक्सटेंट होगा, क्या नेचर होगा, क्या नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या एक्सटेंट होगा। सही है, आ रहा है नहीं आ रहा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट याद रखिएगा प्लीज। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट याद रखिएगा। प्रोफेशनल जजमेंट में मैंने बोला कि आप जो ऑडिट करने वाले हो, सब इंडिविजुअल बंदे, सबका प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग है। किसी को किसी की नॉलेज ज्यादा होगी फ्यूचर में, किसी को किसी की नॉलेज ज्यादा होगी। डन। तो बोला जाएगा कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करेगा अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के, और अपने हिसाब से ही वो मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क को फिक्स करेगा। चले आ गया। क्या प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको आ गया, क्या क्लियर है, चल सकते हैं, आ जाओ। जिसमें पैसा आएगा, बताता हूं। आ जाओ, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया क्या हमने प्रोफेशनल जजमेंट, क्या क्लियर है सबको। देखो अगला आ रहा है, ये तो बहुत इजी है। कह रहा है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ये देखना है आपको। सफिशिएंट का मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी, सफिशिएंट का मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी, ना ना वो तो एप्रोप्रिएट का मतलब है। यहां पे आ गई क्वांटिटी और यहां पे आ गई, क्लियर है, खत्म हो गया। सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको उठाने हैं। यानी कैसे, क्वांटिटी में भी ज्यादा होने चाहिए मतलब सफिशिएंट होने चाहिए, और एप्रोप्रिएट का मतलब है कि क्वालिटी वाइज वो हिट कर रहे हो आपके पॉइंट को। क्या पता आपने पॉइंट कुछ और बोला और ऑडिट एविडेंस कोई और से उठा लिया और उन्हें मैच करने में लग रहे हो। जब मैनेजमेंट के सामने आप गए, आपने बोला, मैनेजमेंट बोल रहा है इससे तो ये प्रूफ ही नहीं हो रहा, जस्टिफाइड ही नहीं हो रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा, चले आ जाओ। कह रहा है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैसा बेटा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एप्रोप्रिएट यानी लो लेवल। क्या हम 100% खत्म कर सकते हैं ऑडिट के रिस्क को, आंसर इज नो, ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे लो लेवल लिखा है मेरे बच्चे, 100% नहीं लिखा। तो आप भी जब लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, लो है ये, मेरा वाला लॉ नहीं। ठीक है, आ गया, चले आगे देखो। सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आया समझ में। तो हमें ऑडिट एविडेंस कैसे उठाने हैं बेटा, कैसे रखने हैं, कैसे कलेक्ट करने हैं।
सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ठीक है। ये ऑडिट के वर्ड्स हैं, आपको ये कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे और आप बोलोगे भी ऐसा ही। जैसा अभी मैंने बोला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कहाँ पे बोला था? ऑडिटर जजमेंट में। वो डिटरमाइन करते हो आप किससे? अपने अपने प्रोफेशनल जजमेंट से। स्केप्टिसिज्म से तो गलती ढूंढते हो, वहां पे रुक जाते हो। नहीं आ रहा, चलें आ जाओ। अब कह रहा है ऑडिट रिस्क, रिस्क दैट द ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन देयर एग्जिस्ट ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये तो रिस्क हमेशा रहेगा। कह रहा है इस रिस्क को हमें मिनिमम लेवल पे लेके जाना है। मिनिमम लेवल बोले तो लो लेवल पे, लो लेवल पे लेके जाना है कि जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं, जो हम ओपिनियन दे रहे हैं, वो इनएप्रोप्रिएट ना हो, वो एप्रोप्रिएट हो जाए। आ रहा है? चले, तो ये है बेटा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं और ऑडिट रिस्क को हमें बिल्कुल मिनिमम लेवल तक लेके जाना है, यानी लो लेवल तक लेके जाना है। ऐसे ऑडिट एविडेंस हम लेंगे जो सपोर्ट करेंगे ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। आया या नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मेकअप खराब हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को गर्मी नहीं लग रही है। अच्छा, चलो हो गया। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट था अभी तक। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? ये चारों चीजें खत्म कर ली क्या हमने? बताएं। तो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली किसकी? एसए 200 की। क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? कंप्लायंस करना है हमें एथिकल रिक्वायरमेंट से। एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी बताएंगे? कॉपी, है ना, हमें अपनी कॉपी एथिकली बनानी है। कॉपी बोले तो कॉन्फिडेंशियल, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल जजमेंट, इंटीग्रिटी। सबने अपना अपना अलग अलग बोला है लास्ट वाला। दूसरा पॉइंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग माइंड, यानी जहां पे हमारा डाउट आएगा हम वहां पे रुक के देखेंगे। यानी हमें किसी भी चीज को क्लियर वे में नहीं देखना, जनरलाइज वे में नहीं देखना, हमें ऐसे देखना है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। अगर आपका हल्का सा भी सस्पिशन रेज हो रहा है तो आपको वहां पे रुकना है और अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के उस चीज को चेक करना है। प्रोफेशनल जजमेंट आप सीख ही गए हो। आगे चलते हैं। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब यह है, सफिशिएंट मींस क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी। यानी ऑडिट एविडेंस ऐसे होने चाहिए कि हमारा जो ऑडिट रिस्क है वो मिनिमम टू मिनिमम लो लेवल तक हम लेके जा सकें। सही है, ये हमारा एस से 200 हमें सिखाता है। आइए, ये बेटा ऑडिट रिस्क को थोड़ा थोड़ा बांटा है हमने। ऑडिट रिस्क को हमने, ऑडिट के रिस्क को हमने बांटा है। ऑडिट रिस्क के आप इनको फंक्शन बोल सकते हो। ऑडिट के रिस्क के आप इनको फंक्शन बोल सकते हो। क्या बोल रहा है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। क्या क्या बोल रहा है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो रिस्क हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। कौन कौन से? इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। इससे इसे ना इनहेरेंट लिमिटेशन से मत जोड़ देना, ये अलग है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिस्क की। किसकी? रिस्क की, क्योंकि सर इस्क है तो रिस्क है ना, तो रिस्क को अच्छे से पढ़िएगा। आइए, कह रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि वहां पे कुछ मिस स्टेटमेंट हो सकता है। इस बात का रिस्क कैसे पता चलेगा? ये दो तरह के रिस्क होते हैं बेटा, एक है इनहेरेंट और एक है कंट्रोल। इनहेरेंट रिस्क क्या बोलता है देखना, सस्केप्टिबिलिटी ऑफ एन ऑडिट बैलेंस और ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर टू मिसस्टेटमेंट व्हेन रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कह रहा है वहां पे भैया इंटरनल कंट्रोल ही एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे इंटरनल कंट्रोल ही एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह की वो ट्रांजैक्शन है, जिस तरह की वो ट्रांजैक्शन है, वहां पे कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तो वहां पे जो रिस्क होगा वो कैसा रिस्क होगा? इनहेरेंट रिस्क।
सिंपल है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। आ रहा है या नहीं आ रहा? इनहेरेंट रिस्क ये हो गया कि वहां पे कंट्रोल ही नहीं है, वहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, अब कंट्रोल रिस्क क्या होगा? कंट्रोल तो है लेकिन इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है, यानी वो इफेक्टिव नहीं है। हमने बायोमेट्रिक तो लगा दिया लेकिन उसका भी लूपहोल एमसीडी वालों ने ढूंढ लिया। आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, भाग जाते हैं। अब बायोमेट्रिक के साथ क्या लगाना पड़ेगा? कैमरा। अगर कैमरा लगा दोगे तो वह अप्रोप्रिएट हो जाएगा। आया या नहीं आया? ठीक। अगर वहां पे भी मान लो कैमरा भी लगा दिया, अब बंदा बैठा हुआ है काम नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? माइक वाला कैमरा। चुपचाप बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा, काम तो करना पड़ेगा, आवाज आएगी, आवाज से पता चलेगा आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो आप कंट्रोल बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बोलता है देखो, कह रहा है भाई इतना कठिन वर्ड क्यों बोल लिख देते हैं ये सब ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस आ जाओ आ जाओ। susceptibility of account balance transaction or disclosure to the misstatement when the internal when related internal control fails to prevent, detect and correct the misstatement on the timely basis। यानी भैया यहाँ पे सुनो, इंटरनल कंट्रोल तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं बेटा? वो कैसे होते हैं? इफेक्टिव नहीं होते, यानी इनइफेक्टिव होते हैं। तो दो रिस्क मैंने पढ़ाए, कौन कौन से बताना? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये किसमें था? ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इनकी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटमेंट बन सकता है। आ रहा है? इनहेरेंट रिस्क की वजह से बन सकता है, गलत गलत एंट्री हो सकती है अगर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, कैश में ट्रांजैक्शन होती जाएगी, कुछ पता ही नहीं है। तो आप पानी पीने के लिए उठे थे इसलिए सेम हो गए। यहाँ पे है बेटा लेकिन इनएफेक्टिव है, यहाँ पे कंट्रोल होता है इसलिए तो कंट्रोल रिस्क बोल रहे हैं इसको। यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल है लेकिन वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा, जिसमें मैंने एमसीटी का एग्जांपल दिया। यहाँ पे कंट्रोल है ही नहीं, तो वो तो इनहेरेंट रिस्क है ही है या नहीं है? हाँ, हमारे यहाँ कोई कैमरा नहीं है, अब बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मान लो हमने अंदर लाइब्रेरी बना दी, कैमरा नहीं लगाया, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है किसको पता, गेट बंद है। समझ सकते हो आप कितना संगीन मामला हो सकता है ना? तो वो इनहेरेंट रिस्क हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? चलें आगे। अब समझ गए होगे आप, आपको गेट बंद करने क्यों नहीं दिया जाता था। यार ये तो बारिश आ रही है मेरी वीडियो में। बिजली चमक रही है इसीलिए मेरे ख्याल से आज सारे बच्चे आए हैं। है? कुछ तो दिक्कत है। दया, दया पता लगाना पड़ेगा।